अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है, इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ यूज एज ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज। इट हैज़ 38.7% कार्बन, 9.7% हाइड्रोजन एंड 51.6% ऑक्सीजन. Its molar mass is 62.1 ग्राम पर मोल. Determine its empirical formula. यहाँ पे हमने बेसिकली हमें परसेंटेज गिवन है कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की. हमने एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमिन करना है. ठीक है, तो इसके लिए दो तरीके हैं. इसको हम ना एक सीक्वेंस के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं और एक फ़्लो चार्ट की फॉर्म में टेबल बना के ना, तो वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे बुक के अंदर एग्जांपल है एक, वहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड किया गया है, तो वहाँ पे भी उन्होंने टेबल की मदद से फाइंड किया है. ये देखें ऐसे. यहाँ पे तो ऐसा था कि परसेंटेज हमने खुद फाइंड करनी थी ना, तो लेकिन हमें न्यूमेरिकल के अंदर परसेंटेज गिवन है, तो पहले एलिमेंट्स का एक कॉलम है, फिर परसेंटेज होगी, फिर नेक्स्ट हमने नंबर ऑफ़ ग्राम्स एटम फाइंड करने हैं, फिर एटॉमिक रेशो एंड देन एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड हो जाएगा. तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं. पहले जो डाटा गिवन है हम लोग वो लिख लेंगे. ठीक है, तो वो है हमारे पास पहले है परसेंटेज ऑफ कार्बन. परसेंटेज ऑफ कार्बन है हमारे पास 38.7%. आगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है वो है 9.7%. एंड देन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वो है 51.6%. और मोलर मास भी है, वो है 62.1 ग्राम पर मोल. ठीक है, तो हम वही बनाएंगे, टेबल बनाएंगे. पहला जो है वो हमारे पास कॉलम है एलिमेंट्स का, जो भी एलिमेंट्स होंगे हमें गिवन. फिर नेक्स्ट है हमने परसेंटेज होती है, और फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स. ठीक है, आगे एटॉमिक रेशो, और एंड पे आता है एम्पिरिकल फार्मूला. तो लाइन लगा लेते हैं. अच्छा, हमारे पास एलिमेंट्स 3 है गिवन जो है हमारे पास, वो एक है कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. कार्बन की हमारे पास परसेंटेज है 38.7, हाइड्रोजन की है 9.7 एंड देन ऑक्सीजन की है 51.6. नंबर ऑफ़ ग्राम आइटम फाइंड करने के लिए ये होता है कि जो परसेंटेज गिवन होती है उसको हम एलिमेंट के एटॉमिक मास पे डिवाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ़ ग्राम आइटम हमारे पास आ जाते हैं. तो कार्बन के लिए परसेंटेज है 38.7 और इसका एटॉमिक मास है 12. ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 3.225. ऐसे ही 9.7 को हाइड्रोजन के एटॉमिक मास यानी कि 1 पे डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियसली आंसर तो 9.7 ही आएगा. आगे ऑक्सीजन का 51.6 है, इसको इसके एटॉमिक मास 16 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 3.225 आएगा. ठीक है, आगे एटॉमिक रेशो निकालने के लिए जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स में, उसके ऊपर सबको डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे 3.225 सबसे लोएस्ट है. ठीक है, तो सबको हम इसी के ऊपर डिवाइड करेंगे. 3.225 इसको सबसे लोएस्ट वैल्यू यानी कि 3.225 पे डिवाइड करेंगे. ठीक है, और ये 9.7 है, इसको भी 3.225 पे डिवाइड करेंगे. एंड इसी तरह 3.225 को लोएस्ट वैल्यू 3.225 पे ही डिवाइड करेंगे. जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा. इसको करेंगे तो कैलकुलेटर से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आंसर हमारे पास 3 आएगा, और इसको भी करने से 1 आएगा. ठीक है, अब हमें एटॉमिक रेशियो पता चल गई है कि कार्बन के लिए क्या है, हाइड्रोजन के लिए क्या है और ऑक्सीजन के लिए क्या है. सी के लिए 1 है तो C1 हो गया. ठीक है, H के लिए 3 है तो H3 हो गया, और ऑक्सीजन के लिए भी 1 हो गया, तो इसको सिंपली CH3O लिख सकते हैं. ठीक है, ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमिन हो गया.
वैसे इन्होंने यहाँ पे मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास का यहाँ पे कोई काम तो नहीं है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया है इथाइलिन ग्लाइकोल का। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मोलर मास भी गिवन है, तो लेकिन इसका कोई काम नहीं है। हमने सिर्फ मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला ही फाइंड करना था। मोलर मास तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि हमने मोलर मास यहाँ पे क्यों गिवन है, ठीक है। तो बस आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसकी स्टेटमेंट है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इसकी स्टेटमेंट है Serotonin molar mass 176 gram per mole is a compound that conducts nerve impulses in brain and muscles. It contains 68.2% carbon, 6.86% hydrogen, 15.09% nitrogen, and 9.08% of oxygen. What is the molecular formula? अच्छा, लास्ट टाइम हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड किया था सिंपलेस्ट रेशो, तो यहाँ पे अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने से पहले भी हमें पहले एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना पड़ता है। फिर इनके लिए एक फार्मूला है, वहाँ पे भी एम्पिरिकल फार्मूला की एक वैल्यू है, वो पुट करके फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मोलर मास गिवन है ना, तो अब यहाँ पे यूज़ में आएगा मोलर मास, पीछे नहीं था क्योंकि पीछे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड ही नहीं करना था। तो यहाँ पे ये जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 में वो टेबल को बनाया था, इसी तरह यहाँ पे भी हम ऐसे टेबल बनाएंगे और कॉलम्स बनाएंगे। पहले एलिमेंट्स का कॉलम आएगा, फिर यहाँ पे आएगा परसेंटेज का, फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, फिर एटॉमिक रेशो, and then empirical formula. ठीक है। तो हमें जो अब इसको भी लाइन लगा लेते हैं पहले। लास्ट टाइम हमारे पास 3 एलिमेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे हमें 4 गिवन है। नाइट्रोजन भी है ना एक इसके अंदर, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो एलिमेंट्स लिख लेते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसकी परसेंटेज क्या है? कार्बन की हमारे पास है 68.2, हाइड्रोजन की है 6.86, नाइट्रोजन की है 15.09 एंड ऑक्सीजन की है 9.08। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करने का वही तरीका है कि इसको परसेंटेज को इसके एटॉमिक मास पे डिवाइड करवा दो। तो 68.2 को हम 12 पे डिवाइड करवाएंगे, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6.86 को डिवाइड करवाएंगे 1 पे। नाइट्रोजन का 14 होता है तो 15.09 को डिवाइड करवाएंगे 14 पे, और ऑक्सीजन के लिए 16 है तो 9.08 को डिवाइड करवाएंगे 16 पे, ठीक है। इसका जब इनको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.7, इसको करेंगे तो 6.86 ही आएगा, और जब इसको करेंगे तो 1.07, इसके लिए आएगा 0.56। अब हमने एटॉमिक रेशो फाइंड करने के लिए देखना है कि सबसे लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे कौन सी है। तो 0.56 है सबसे लोएस्ट, हम इसी पे ही डिवाइड करेंगे सब वैल्यूज़ को। तो 5.7 को भी डिवाइड करेंगे 0.56 पे, 6.86 को भी 0.56 पे, 1.07 5.6, 0.56 को भी 0.56 पे, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा। जब इसको करेंगे तो आएगा आंसर 10, इसके करने से 12 आएगा, इसके करने से 2 आएगा, इसके करने से 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब कार्बन की जो एटॉमिक रेशियो 10 है, हाइड्रोजन के लिए 12 है, नाइट्रोजन के लिए 2 है एंड ऑक्सीजन के लिए 1 है। तो कार्बन के लिए 10, हाइड्रोजन के लिए 12, नाइट्रोजन के लिए 2, ओ के लिए 1। तो ये आ गया हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो हमारे पास हमने ना जब एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं तो उसके लिए बाद में एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स पे फाइंड करना पड़ता है। एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स, जैसे हम मोलर मैथ्स फाइंड करते हैं ना वैसे करेंगे। जैसे देखें C10H12N2O, ये है ना, तो मतलब कि 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके एटॉमिक मास में, यानी कि 12 से, प्लस 12 × 1 प्लस 2 × 14 प्लस 16 × 1,
ठीक है। तो वही करेंगे हम लोग, 10 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 1, ठीक है। जब हम इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करवा के प्लस करेंगे, आंसर आएगा 176 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आया हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब हमने ना फार्मूला होता है, मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए होता है, मोलिकुलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमें पहले n को फाइंड करना होता है। ये मोलिकुलर फार्मूला जहाँ पे स्क्रीन में लिखा हुआ है, ये पेज नंबर था, ये देखेंगे यहाँ पे n इक्वल होता है मोलिकुलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। जो मोलिकुलर मास है यानी कि मोलर मास, वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। एम्पिरिकल फार्मूला मास हम फाइंड कर चुके हैं, तो n इन दोनों की मदद से फाइंड हो जाएगा। फिर जब हमने मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करना होगा तो फिर इसका फार्मूला है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो अब हम पहले n को फाइंड करेंगे, n इक्वल्स टू मोलिकुलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो मोलिकुलर मास जो हमारे पास गिवन है वो 176 है, और जो हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड किया वो भी 176 है, ठीक है। तो इनको डिवाइड करने से आंसर 1 आएगा। अब उसका मोलिकुलर फार्मूला का फॉर्म लगा देते हैं, मोलिकुलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल मोलिकुलर फार्मूला का ये फार्मूला हो गया। अब n की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। यहाँ पे जो हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड किया हुआ है वो है हमारे पास C10H12N2O, ठीक है, C10H12N2O। तो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका फार्मूला आ जाएगा C10H12N2O। जो मोलिकुलर फार्मूला था वही इसके एम्पिरिकल फार्मूला था वही इसका मोलिकुलर फार्मूला आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। उसके स्टेटमेंट है हमारे पास, एन अननोन मेटल M reacts with sulfur to form a compound with formula M2S3. If 3.12 gram of M reacts with exactly 2.88 gram of sulfur, what are the names of metal and the compound M2S3? कह रहे हैं कि अच्छा इसी तरह का क्वेश्चन हमने ये किया था पीछे, क्वेश्चन नंबर 12 है जिसके अंदर MF2 दिया हुआ था। कह रहे थे मेटल हमने साथ लगाया है, हम बताएं हमें कि ये मेटल है कौन सा, मतलब कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ऐसे यहाँ पे इन्होंने मेटल सल्फर के साथ लगाया हुआ है। कह रहे हैं कि फाइंड करें कि ये कौन सा एलिमेंट है, और उसके बाद हमें ये भी बताना है कि पहले हमें बताना है कि वो मेटल का नेम है कौन सा, फिर ये भी बताना है कि जो कंपाउंड बन रहा है यानी M2S3, तो ये जो बन रहा है असल में ये है कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। तो जो पहले हमारे पास गिवन है डाटा पहले हम वो लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, ठीक है। तो अच्छा सबसे पहले ना हम लिखेंगे केमिकल इक्वेशन। जब मेटल और सल्फर रिएक्ट करता है, मेटल और सल्फर, तो हमारे पास बनता है M2S3, ठीक है। तो इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अच्छा तो पहले हमें गिवन है सल्फर का मास गिवन है, गिवन मास ऑफ सल्फर वो है हमारे पास 2.88 ग्राम, सही है। अब नंबर ऑफ़ मोल्स हमने सल्फ़र के फाइंड करने हैं। इसका एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक मास तो हमें पता है सल्फ़र का, और इसका मास हमें गिवन है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला यही होता है कि मास ओवर एटॉमिक मास, ठीक है, मोलर मास सॉरी। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्फ़र इक्वल्स टू जो इसका मास है इसको डिवाइड करवा देंगे इसके मोलर मास पे, यानी कि सल्फ़र का 32 होता है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.09 मोल्स। ये आगे सल्फ़र के मोल्स, ठीक है। अब इस सल्फ़र के मोल्स के ज़रिए हम लोग मेटल के M के भी हम फाइंड कर लेंगे। इन दोनों को इनकी रेशियोज़ को कंपेयर करके ना, मतलब हम इनके मोल्स को कंपेयर करेंगे। जैसे सल्फ़र M जब इसके 3 थे तो उस वक़्त M के 2 थे, इसके जब 3 थे तो इसके थे 2,
ठीक है। अब जब इसके 0.09 है, मतलब जब इसके 3 थे तो उस वक्त इसके मोल्स बन रहे थे 0.09, तो तब इसके कितने बनेंगे? इस 2 को इस 3 पे डिवाइड करवा के इस 0.09 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.06 मोल्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गए मेटल के मोल्स पे। तो क्वेश्चन के अंदर हमें इसका एम का मैथ पे गिवन है, वो है हमारे पास गिवन मैथ ऑफ एम, वो है हमारे पास 3.12 ग्राम। तो इसका मतलब है जब इसके इतने मोल्स हैं तो तब इसका इतना मैस है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 0.06 मोल्स ऑफ एम बराबर हैं 3.12 ग्राम के। ठीक है, तो अब जब इसके इतने मोल्स थे तब इसका इतना मैस था। तो जब इसके 1 मोल्स होंगे, 1 मोल ऑफ एम, तो तब इसका कितना मैस होगा? तो 3.12 को डिवाइड करवा दो 0.06 पे, तो आंसर आएगा 52 ग्राम पर मोल। अब हमने देखना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक मैस है वो 52 है। तो हमने देखा तो क्रोमियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका 52 ग्राम होता है मैस, एटॉमिक मैस। तो बाद में इसका मतलब हमें उसका मेटल का नाम तो पता चल गया कि वो है हमारे पास क्रोमियम, जो एज लिख सकते हैं एज द एटॉमिक मैस ऑफ क्रोमियम, ये होता है 52। तो हमारे पास फिर कंपाउंड क्या होगा? जो हमारे पास जो M2S3 जो कंपाउंड पूछा था कि ये कौन सा है, तो ये होगा हमारे पास M2 की जगह Cr लग जाएगा, M2 है तो Cr2 और S3, ये हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, द ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ऑक्टेन जब कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होता है तो उसके बाद प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, आगे 4 पार्ट्स हैं। ए में पूछा हुआ है हाउ मैनी मोल्स ऑफ O2 आर नीडेड टू रिएक्ट फुली विथ 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। तो पहले हम केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन है हमारे पास C8H18 प्लस इसके 2 मोल्स हैं 25 O2, 16 कार्बन डाइऑक्साइड और 18 H2O बनते हैं हमारे पास। यहाँ पे पहले में पूछा हुआ है कि जब इसके दो, मतलब देखें अब यहाँ पे जब इसके 25 मोल्स हैं, देखें कह रहे हैं कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ O2 आर नीडेड, जब 4 मोल्स ऑक्टेन के रिएक्ट करेंगे। कह रहे हैं कि जब इसके 2 मोल्स थे तो ऑक्सीजन के थे 25। अब कह रहे हैं कि जब इसके 4 हो जाएंगे तब इसकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी कि ऑक्सीजन कितने होंगे। ऑब्वियसली देखें जब इसके 2 हैं तो इसके 25 हैं, जब इसके 4 हो जाएंगे यानी इसके डबल हो जाएंगे तो ऑक्सीजन के भी तो डबल होने चाहिए ना। तो जब इसके 25 हैं तो बाद में 50 होने चाहिए। तो इक्वेशन को देख के पता तो चल रहा है कि हमारा आंसर क्या आएगा, लेकिन फिर भी एक प्रोसीजर के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो गिवन मैथ्स है, मोल्स हमें हैं, गिवन मोल्स ऑफ ऑक्टेन है वो हमारे पास हैं 4। ठीक है, तो अब इन दोनों की रेशियो को कंपेयर कर लेते हैं C8H18 को ऑक्सीजन के साथ। जब इसके 2 थे तब उस वक़्त ऑक्सीजन के थे हमारे पास 25, और फिर वो कह रहे हैं कि जब इसके 4 मोल्स हो जाएंगे तब इसको हम डिवाइड करवाएंगे 2 से, मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, 2 2s are 4, और जब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 50 आ जाएगा, 50 मोल्स। ठीक है, आंसर आ गया। तो N2 लिख लेते हैं, हैंस मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, जो हमने फाइंड करना था यानी जो नीडेड है वो है हमारे पास 50 मोल्स। ए पार्ट कंप्लीट हुआ। आगे इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में कुछ ऐसे ही पूछा हुआ है, कह रहे हैं कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। अब देखें कह रहे हैं कि 1 मोल जब हम ऑक्टेन का यूज़ करें तो हमारे पास कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, उसके कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। अगर इक्वेशन जो गिवन है उसमें देखा जाए तो जब ऑक्टेन के 2 मोल्स से उस वक्त 16 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे थे, और जब ये 1 हो रहे हैं यानी कि हाफ़ हो रहे हैं तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसको भी तो हाफ़ होना चाहिए ना। तो जब ये 1 हो रहा है तो 16 का हाफ़ 8, तो तब 8 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो पता चल गया ना, लेकिन अब हम इनको सॉल्व करते हैं कि क्या होगा।
यहाँ पे पहले जो हमारे पास के इक्वेशन गिवन है पहले वही लिखेंगे। 2, 6, 8 H18 + 25 O2, ये जब मिलते हैं तो हमारे पास 16 कार्बन डाइऑक्साइड + 18 H2O बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें मोल्स उसके ऑक्टेन के गिवन है वो 1 है। मोल्स ऑफ ऑक्टेन वो 1 मोल है। ठीक है, अब ऑक्टेन को और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी रेशियोज को कंपेयर करेंगे। C8 H18 और 7 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जब इसके 2 थे तब इसके 16 थे, 2 इसके 16। तो जब इसका 1 हुआ तो तब इसका क्या होगा, इसको पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ठीक है, 2 8 + 16, 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आएगा, 8 मोल। तो वो ये नीचे इंग्लिश में लिखे दो कि जी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड 8 मोल्स व्हेन 1 मोल ऑफ ऑक्टेन इज़ यूज्ड। तो लिख लें। आगे क्वेश्चन, आगे हम सी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सी पार्ट। सारे पार्ट मिलते जुलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे पूछा हुआ सेम। सी पार्ट में हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। अब यहाँ पे पूछा है कि वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे जब ऑक्टेन के 6 मोल्स यहाँ पे कंबशन के प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है, तो वही पहले हम लिखेंगे इसकी इक्वेशन। सी पार्ट है हमारे पास, पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे। 2 6 8 H18 + 25 O2 इक्वल्स एरो 16 कार्बन डाइऑक्साइड + 18 H2O। ठीक है, यहाँ पे जो हम ऑक्टेन और वाटर की रेशियो को कंपेयर करेंगे। C8 H18 रेशियो H2O। ठीक है, जब इसके 2 थे उस वक़्त वाटर हमारे पास बन रहा था 18। ठीक है, अब कह रहे हैं जब इसके 6 हो जाएंगे तो तब इसके कितने हो जाएंगे। अब देखें पहले इसके 4 होंगे डबल हो के, फिर होंगे 6। ठीक है, जब इसका 3 गुना बढ़ रहा है, मतलब 6 है तो 3 गुना बढ़ रहा है ना, तो फिर वाटर भी तो 3 गुना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ना। तो अगर 18 को 3 से ज़रूरत दें ना तो 54 आता है। इक्वेशन से देख के पता चल रहा है कि जो वाटर प्रोड्यूस होगा उसके 54 मोल्स होंगे। अब सॉल्व करते हैं। जब इसके 2 थे तो इसके 18 थे, और जब इसके 6 हो जाएंगे तो तब इसका क्या होगा, 18 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6। 2 3 ज़ार 6, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 54 मोल्स। तो ये इसका आंसर आ गया कि जब इसके 6 मोल्स यूज़ होंगे ऑक्टेन के, उस वक्त जो वाटर प्रोड्यूस होगा उसके 54 मोल्स होंगे। ठीक है, आगे हम इसका डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट की स्टेटमेंट है, if this reaction is to be used to synthesize 8 moles of carbon dioxide, how many grams of oxygen are needed, how many grams of octane will be produced। अब कह रहे हैं कि जब हम चाहते हैं कि हम 8 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ से सिंथेसाइज करें, तो उस वक्त कह रहे हैं कि कितने मोल्स ऑफ ऑक्टेन चाहिए होंगे और कितने मोल्स हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी। अब देखें जब इसके 16 चाहिए थे, जब इसके 16 प्रोड्यूस हुए उस वक्त 25 थे ऑक्सीजन के और 2 थे ऑक्टेन के। अब इसके हाफ मतलब 16, अब हमने 8 प्रोड्यूस करने हैं ना, अब हमने 8 प्रोड्यूस करने हैं तो फिर इन दोनों को भी तो हाफ़ करना पड़ेगा। इसका मतलब ऑक्सीजन की उस वक्त हाफ़ करें तो 12.5, इसके 12.5 की ज़रूरत पड़ेगी, और इसकी पड़ेगी, इसका हाफ़ करें तो 1, ऑक्टेन की 1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो होगी इसकी नंबर ऑफ मोल्स। ये कह रहे हैं कि उनके ग्राम्स में उनके मैस को हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास मोल्स आएंगे इन दोनों के हाफ उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे इनके मोलर मैस से, तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है वो हम करते हैं कि उस वक्त हमें ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब पहले कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रेशोस ले लेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे, उनका ऑक्सीजन का मैस को हम मेजर कर लेंगे। फिर आगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्टेन की रेशोस को कंपेयर करके वहाँ से नंबर ऑफ़ मोल्स हम उसके ऑक्टेन के निकाल के फिर उसका मैस निकाल लेंगे। ठीक है, तो डी पार्ट की हेडिंग देते हुए हमारे पास गिवन है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो है हमारे पास 8 मोल्स है। ठीक है, तो अब कंपेयर कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को। ठीक है, कह रहे हैं कि जब इसके 8 मोल्स प्रोड्यूस होंगे तब ऑक्सीजन के कितने होंगे। जब इसके 16 थे उस वक्त इसके 25 थे। ठीक है, जब इसके 16 थे इसके थे 25। तो जब इसके हाफ हो के 8 मोल्स हो गए तो फिर इसके क्या होंगे, इसके भी तो हाफ होंगे ना। मतलब पहले 25 को 16 पे डिवाइड करा के मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 के साथ। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12.5 मोल्स आएगा। अब लेकिन हमने तो करना है मैस फाइंड करना है इसका, मैस ऑफ ऑक्सीजन।
O2। तो क्या करेंगे, जब हमारे पास मोल्स आए होंगे उसको हमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। एक के लिए 16 है तो O2 है तो O के लिए 32 होगा, तो 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करने के साथ हमें आंसर आएगा 400 ग्राम। सही है। अब हमने फाइंड करना है, उसके लिए ऑक्टेन के लिए फाइंड करना है, तो उसके नंबर ऑफ़ मोल्स, इनकी भी रेशियोज़ को कंपेयर कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को और साथ C8H18 को। जब इसके 16 थे उस वक्त इसके 2 मोल्स यूज़ हो रहे थे, 16 और इसके 2। अब हमने करने इसके हाफ़, यानी कि हमें 8 प्रोड्यूस करने तो तब ऑक्टेन के भी तो हाफ़ होंगे ना। जब इसके 8 होंगे तो 2/16 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, हाँ जी 2, और 2 से कैंसिल हो गया तो 1 आ गया ना। ठीक है, 1 मोल आ गया। इसके अब हमने मैथ ही निकालना है, तो मैथ के लिए हमें इसके मोलर मैथ से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। C8H18 1 आंसर आया है। तो जब इसका मॉलिक्यूलर मैथ का 8 को मल्टीप्लाई करो 12 के साथ, फिर प्लस 1 इंटू 18 प्लस करें तो इसका मॉलिक्यूलर मैथ हमारे पास आएगा 114। तो 114 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 114 ग्राम। सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसको हेल्पफुल फाइंड करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।